So if you're planning to begin your journey with anthropology optional, this video will be very helpful for you. If you're already a student of anthropology, if you've already chosen anthropology as your optional subject and you're still confused के सही strategy क्या होगी, सही direction क्या होगी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट वेरी बेसिक सिंपल 5 स्टेप्स which constitute the complete strategy for anthropology as an optional subject. उसके अंदर हमने सारी चीज़ों को डिटेल आउट करना है, कब क्या करना चाहिए, कब कंटेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कब वैल्यू एडिशन करनी चाहिए. एक बात तो बहुत क्लियर है दैट इफ़ यू हैव चोजन एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, तो डेफिनेटली आप 250 एम नहीं कर रहे होंगे. आई एम श्योर यू विल बी एमिंग एटलीस्ट 300 मार्क्स. बट अब बात वही है कि 250 तक पहुंचना फिर भी आसान है, बट वो बाकी 50-60 जो मार्क्स हैं उनको कैसे ऐड करना है उसके बारे में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली. दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑल्सो. पहले 250 तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में बात करेंगे. फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि 250 तक अचीव करने के बाद बाकी 50-60 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा. राइट. सो इन दिस वीडियो, दिस इज यू कैन से पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इन विच वी विल टॉक अबाउट के फर्स्ट 250 मार्क्स को कैसे सिक्योर करें. उसमें अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ये वीडियो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव कोचिंग क्लासेस, अगर आप क्लासेस कहीं से लेना चाहते हो तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो. सो 5 स्टेप्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. एक एक स्टेप के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिटेल आउट करेंगे व्हाट शुड बी आवर प्लान और किस तरह से एक एक स्टेप को आपने पूरा करना होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव टू द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू कंप्लीट एज फार एज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल इज कंसर्न्ड. वैसे तो जो फर्स्ट स्टेप है वो जनरलाइज्ड है. अगर आप किसी और ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप सबका ही ऑलमोस्ट सेम रहेगा. एंड द स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनिशियली होता क्या है कि हम जब प्लान करते हैं, कोई ऑप्शनल चूज करते हैं, हम सीधा मार्केट में जाते हैं, ऑनलाइन 4 किताबों के नाम पढ़ते हैं, वो चारों किताबें ऑनलाइन पढ़ने के बाद मार्केट से जाके खरीद के घर पे रख लेते हैं और सोचते हैं कि अब इनको पढ़ना शुरू कर देते हैं और पढ़ते रहेंगे, ख़त्म कर देंगे किताब और हमारा प्लान जो होगा, वो हमारा ऑप्शन जो होगा वो रेडी हो जाएगा. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस को हम अंडरस्टैंड करें. सिलेबस ज़रूरी क्यों है समझना? सिलेबस इसलिए ज़रूरी है समझना कि आपको पता हो कि आपने किस डायमेंशन तक एक टॉपिक को पढ़ना है, उसके अंदर कितनी वेरिएशन हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए. तो सिलेबस एक आपको ब्रीफ आउटलाइन देती है, बट सिलेबस 100% आइडिया नहीं देती कि कितना पढ़ना है. उसके लिए स्टेप 2 आ जाएगा. तो पहले तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. तो करना क्या है, एक एस्पिरेंट जो सीरियस एस्पिरेंट है वो क्या करेगा, यूपीएससी की वेबसाइट से एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस डाउनलोड करेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के कम से कम 3 बार पढ़ेगा, एक एक कीवर्ड को, एक एक शब्द को अंडरस्टैंड करेगा, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा कि पेपर 1 में क्या पढ़ना होता है, पेपर 2 में क्या पढ़ना होता है. जो एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट जिसको समझ में आ गया सिलेबस, वो इस एक्सरसाइज के बाद ये समझ पाएगा कि पेपर 1 में एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, पेपर 1 में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होता है, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होता है और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होता है. वो अपने पेपर 1 को ही 4 भागों में डिवाइड कर चुका होगा जो पढ़ चुका है सिलेबस. तो मैं सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखकर ये मत सोचना कि अब तो पता ही चल गया, अब पढ़ने की जरूरत क्या. नहीं, आपको खुद पढ़ना है, ये एक्टिविटी आपको करनी है. इस एक्टिविटी के बाद पेपर 2 में भी आप समझ पाओगे कि पेपर 2 के अंदर भी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है जिसके अंदर इंडियन पर्सपेक्टिव से आर्कियोलॉजी को पढ़ना होता है. उसके अलावा पेपर 2 में इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन है जहाँ पर विलेज स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इसके अलावा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन आ जाता है. सो पेपर 1 पेपर 2 में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से डिवीजन है. आपको पता होगा तो आप अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे, आप डायमेंशंस को समझ पाएंगे कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अगर यहाँ से यहाँ तक होता है तो ये मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी सबसे पहले करूँगा, या मैं सोशो कल्चरल सबसे पहले करूँगा, या फिर मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन करो. अगर आप नए हो एंथ्रोपोलॉजी से या आपने कभी पहले एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को बहुत तसल्ली से पढ़ो, समझो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की एसेंस क्या है, सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, सब्जेक्ट अचीव क्या करना चाहता है. जब तक सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा, जब तक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बाकी सारे पोर्शंस हमेशा एलियन जैसे महसूस होंगे. सो यहाँ तक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है. इनिशियली
हालांकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो आप पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएंगी, बट ये आप टर्म्स को समझने के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हो, इस बात को भूलना मत। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप इसके साथ मैंने मर्ज कर दिया कि साथ साथ ही एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस एक पेपर में आते हैं, पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में क्या होता है, और पेपर 1 में कितने सेक्शंस होते हैं, पेपर 2 में कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी ऑप्शंस मिल जाती हैं पिक एंड चूज करने की। इतना का आइडिया विल बी स्टेप नंबर 1 दैट एवरीबडी हैज टू कवर, राइट। अगर यहां तक आप कर चुके हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से हम देखेंगे कि अगर हमें ये समझना है कि डायमेंशंस कितनी होती हैं, कितने डायमेंशंस में सिलेबस को पढ़ना होता है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डू अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। पिछले 10 साल के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के पेपर्स उठाएंगे और 10 साल के एंथ्रोपोलॉजी के पेपर्स को एक बार नजर मार के देखेंगे। हमने करना क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि कौन सा टॉपिक कितना रेलिवेंट है, राइट। आप अब एक बार सिलेबस देख चुके हो, सिलेबस के साथ आपके हाथ में अब पीवाईक्यू आ चुके हैं, पीवाईक्यूज में से आपने रेलेवेंस देख लेनी है, कौन से टॉपिक को बार बार यूपीएससी टच करता रहता है, कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आपको ये तो पता चल ही चुका है स्टेप 1 के अंदर कि अगर आप पेपर का सिलेबस समझते हो, आपको ये तो समझ में आ चुका है कि पेपर 1 के अंदर इंडियन सोसाइटी पढ़नी पड़ती है, सॉरी पेपर 2 के अंदर इंडियन सोसाइटी के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, राइट। इंडियन पर्सपेक्टिव से ज्यादा सवाल आ जाते हैं, विलेज स्टडीज के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सवाल आ जाते हैं। तो अब आप जब पीवाईक्यू देखोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, विलेज स्टडीज के अंदर से ये एक अच्छा सवाल बन सकता है, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन विलेजेस। क्या विलेजेस खत्म हो जाएंगे, क्या अर्बनाइजेशन जो है विलेजेस के कॉन्सेप्ट को खत्म कर देगी, क्या विलेजेस वाकई में ही लिटिल रिपब्लिक्स बोले जा सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन विलेजेस हैज इट चेंज्ड लाइक इट वाज बिफोर, क्या वैसा ही है या चेंज हो चुका है। तो आपको डायमेंशन समझ में आएंगी कि यूपीएससी किस नजरिए से सवाल पूछता है। सिलेबस तो पता चल गया, बट दिस विल गिव यू द रेलेवेंस ऑफ दोस टॉपिक्स, दिस विल गिव यू द डेप्थ इन विच यू हैव टू स्टडी अ पर्टिकुलर टॉपिक। कितना डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा, यूपीएससी कहां तक पहले पूछ चुका है, अब मुझे उसके आगे और डायमेंशंस को पढ़ना पड़ेगा और खोज करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंस रेलेवेंस समझ में आएगी, डायरेक्शन समझ में आएगी, डायमेंशंस आपको समझ में आएंगी। सो स्टेप 1 आपने सिलेबस उठाया, उसका एग्जाम पैटर्न हमें पेपर का समझ में आया, और स्टेप 2 में हमने कुछ पीवाईक्यूज देख लिए, हमें टॉपिकल एनालिसिस हो गया कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अब हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो पूरा कर सकते हैं। हम यहां तक पहुंचने के लिए अब इतने सक्षम हो चुके होंगे कि हम अब कंटेंट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कंटेंट पढ़ना शुरू कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अब सवाल कई बार ये आता है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो एक चीज है, एक तो क्लैरिटी इसमें नहीं होती कि मैं पढ़ूं क्या, मेरी बुक लिस्ट क्या होगी। बुक लिस्ट को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, बट आई विल 100% श्योर मेक अ वीडियो, या फिर अगर आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिखेगा, इस टेलीग्राम चैनल में मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड बुक लिस्ट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की शेयर कर चुका हूँ। उसमें मैं बहुत तरीके से समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ, उसमें आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मेरे हिसाब से एज फार एज आई एम कंसर्न्ड 2 कैटेगरीज हैं बच्चों की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोशोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत अहम हिस्सा है, राइट, बहुत अहम पोर्शन है, वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं, राइट। तो उनके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान रह जाता है इनिशियली। बट जिन बच्चों का कोई सोशोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, या फिर इंजीनियरिंग या किसी और बैकग्राउंड से आ रहा है, उनके लिए मैं मानता हूँ कि अगर रूबरू होना है इस सब्जेक्ट से तो एनसीईआरटी से शुरू किया जा सकता है। एनसीईआरटी में भी 11th और 12th की बायो एंड सोशो, ये 2 एनसीईआरटीज अगर आपने पढ़ ली तो आपको बेसिक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बेसिक सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का आइडिया हो जाएगा, विच विल बी ग्रेट, that which will build a great base for you so that you can jump onto the standard books. डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स में जंप कर जाना थोड़ा सा कई बार इंटिमिडेटिंग हो सकता है। जैसे अगर आप डायरेक्टली मार्केट से उठा के पीनाथ पढ़ने लगेंगे, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है पीनाथ करके, आपने शायद नाम सुना होगा, बट उसको अगर आप डायरेक्टली मार्केट से उठा के रीड कर लोगे विदाउट एनी बैकग्राउंड तो वो आपको इंटिमिडेट कर सकती है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप एनसीईआरटीज के थ्रू पहले थोड़े से बेसिक्स बिल्ड कर लीजिए। और एक जो मिथ है मार्केट में कि एंथ्रोपोलॉजी
एंथ्रोपोलॉजी में बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, प्लीज़ इस मिथ से बहुत दूर होना पड़ेगा। जब आप सिलेबस का एनालिसिस करोगे स्टेप 1 में ही वैसे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिर्फ एक यूनिट है जिसमें कोर बायोलॉजी है और उस कोर यूनिट में से कभी सवाल नहीं आता। तो जो भी यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो वेटरन्स हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी को समझते हैं, आप भी मेरा समर्थन इस पॉइंट पे कर सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजी में, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली बायोलॉजी हम कम पढ़ते हैं, हम कुछ और एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम बायोकेमिकल रिएक्शंस की ज़्यादा बात करते हैं। वी डोंट रियली टॉक अबाउट बायोलॉजी। हम ऑर्गन्स की बात नहीं करते, हम ऑर्गन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस की बात नहीं करते। ये आपको जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो एक फेक न्यूज़ है, इस फेक न्यूज़ से दूर होना बहुत ज़रूरी है। तो बुक लिस्ट क्लियर होनी चाहिए। बुक लिस्ट में कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इग्नू के नोट्स पढ़ने बड़े ज़रूरी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, टोटली एग्री विद यू। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ईपीजी पाठशाला का फ्री कंटेंट बहुत सारा पड़ा है, वो पढ़ना बड़ा सही होता है, बिल्कुल आई एग्री, वो कंटेंट भी बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर डाउन टू अर्थ मैगजीन हमें पढ़नी होती है, वो बड़ी अच्छी होती है। मैं किसी भी कंटेंट को गलत बोल ही नहीं रहा हूँ, कंटेंट सारा बहुत अच्छा है, बट पॉइंट इज कौन सा कंटेंट पहले पढ़ना है और कौन सा वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ना है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप डे 1 से, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप डे 1 से केस स्टडीज के पीछे ही पड़ गए हो और रिसर्च पेपर्स उठा रहे हो तो यू आर डूम्ड टू फेल। आई मीन एक टाइम आएगा जब आपको समझ में आएगा कि मैं वैल्यू एडिशन डे 1 से शुरू कर रहा हूँ, बट अभी मेरा जो बेसिक कंटेंट है वो तो रेडी नहीं है, सिलेबस तो मेरा कवर ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो सीधा ही वैल्यू एडिशन के ऊपर छलांग मार चुका हूँ। तो इस गलती में मत पड़ना, इस तरह की चीज़ों में मत अपना ध्यान देना। पहले अपने बेसिक कंटेंट के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर 300 प्लस को हम टारगेट कर रहे हैं, आपको पहले 250 तक पहुंचना है, आपको पहले 220 तक पहुंचना है। डायरेक्टली 300 के ऊपर छलांग नहीं बच सकती। तो पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट सवाल ये भी उठता है कि सर पढ़ना ही है, क्या सिर्फ रीड ही करना है, नोट्स नहीं बनाने? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये गलती बिल्कुल मत करना कि सिर्फ पढ़ लिया और नोट्स नहीं बने। आपके हैंड रिटन नोट्स बनेंगे ही बनेंगे। सो योर हैंड रिटन नोट्स विल बी देयर। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डिजिटल नोट्स, बट येस, अगर आप डिजिटल नोट्स में कंफर्टेबल हैं यू कैन गो अहेड। बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर हमने पेपर में पेन पेपर मोड पे करना है काम, तो देन वाई डिजिटल नोट्स? बट देन अगेन एक पर्सनल चॉइस है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं, बट क्या साथ साथ में ही शॉर्ट नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे? आंसर इज नो। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि टाइमिंग क्या रहेगी शॉर्ट नोट्स बनने की। जैसे कि मैंने अभी कंटेंट को पहली बार रीड करना शुरू किया है, पहली बार मैं रीड करूंगा, राइट, मुझे याद नहीं होगा, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करूंगा, तो फर्स्ट रीडिंग विल फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सेकंड रीडिंग में मैं थोड़ा बहुत लर्निंग, साथ साथ कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कर सकता हूँ। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सेकंड रीडिंग में क्लियर होते जाएंगे, साथ साथ ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लर्न होने शुरू हो जाएंगे। थर्ड रीडिंग के टाइम के ऊपर या फिर इवन फोर्थ रीडिंग के टाइम के ऊपर अगर आप इस पीरियड में आके वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करोगे तो एक्चुअली में वो बेनिफिशियल होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, 90% बच्चा ऐसे ही करता है कि फर्स्ट रीडिंग अभी हुई नहीं, अभी लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर के साथ साथ ही शाम को जाके रिसर्च पेपर के ऊपर बैठ गए, अभी लेक्चर में जो है उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई नहीं, उसको 3 बार पढ़ा नहीं, और पहले ही वैल्यू एडिशन के ऊपर जंप कर दिया कि मैं फर्स्ट 3-4 महीनों के अंदर ही 300 स्कोर लेके आ जाऊंगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है, अनरियलिस्टिक बातों में बिलीव नहीं करना। पहले 250 220 को हम हासिल करें, उसके बाद हम 300 की छलांग लगाएंगे, वहां पर हम वैल्यू एडिशन करेंगे ही करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रीडिंग करोगे, कंटेंट पढ़ना शुरू करोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करो, सिलेबस को कवर करो, डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग रखो और डेवलप करो। वहां से दिमाग खुलना शुरू होगा, सब्जेक्ट समझ में आना शुरू होगा, सब्जेक्ट से और ज़्यादा प्रेम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे सिलेबस कवर होगा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर एक बार, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एक बार कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया, बेसिक कंटेंट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा आसमानी बातें कर ही नहीं रहा हूँ, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ट्रुथफुल थिंग्स। अगर एक बार कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया तो ये वाला स्कोर ना उस मौके पर ही अचीवेबल हो जाएगा। आगे समझाऊंगा दोबारा से, वी विल रिपीट दीज स्टेप्स वंस अगेन सो दैट एवरीबडी रिमेंबर्स दैट। अगर सारा सिलेबस अच्छे से रीड कर लिया, कवर कर लिया, नोट्स अच्छे से बना लिए, सबसे अहम स्टेप है स्टेप नंबर 3। अच्छे से करने के बाद वी विल मूव टू द फोर्थ स्टेप विच इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाएगा कि पढ़ हम एक बार चुके हैं, अब इसको कैसे शब्दों में उतारना है, कैसे समझना है कि PYQs को कैसे कवर करते हैं,
राइट, लेटेस्ट पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, उनमें डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करनी है, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है अपने शब्दों में, वो प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे, विच विल बी आवर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम PYQs लिखने शुरू कर देंगे, एंड मिनिमम मेरे हिसाब से 10 साल के PYQs हम लिखेंगे। और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो 10 साल में पेपर 1 और पेपर 2 मतलब 2 पेपर्स हुए, इसका मतलब टोटल 20 पेपर्स आप लिखोगे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 10 साल में 2 पेपर्स होंगे, तो 10 इंटू 2 20। हर एक पेपर में लगभग 28 क्वेश्चन होते हैं, और मैं सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कौन से आपको ऑप्शन में दिए गए हैं करना है नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लिखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब लिखेंगे। वी विल नॉट पिक एंड चूज, सब क्वेश्चंस को लिखेंगे, मतलब हम 20 पेपर्स लिखेंगे जिसमें 28 क्वेश्चन होंगे। हमने लगभग 2 महीने ये एक्टिविटी करनी होगी सिलेबस खत्म करने के बाद। अब रियलिस्टिक बातें हैं तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते हो, क्योंकि मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। अगर आप वाकई में ही अप्रिशिएट करोगे, अगर ध्यान दोगे इस बात पे, तो ये वाकई में 2 महीने की एक्टिविटी है, राइट। इसको 15 दिन में करना इम्पॉसिबल है, मेरे लिए बोलना भी सही नहीं होगा, मैं गलत गाइड कर ही नहीं पाऊंगा चाहकर भी। तो 2 महीने की एक्टिविटी है, 560 क्वेश्चन अगर हम 60 दिन में लिखते हैं, लगभग 9 क्वेश्चन हर दिन लिखने पड़ेंगे, राइट, 9 क्वेश्चन पर डे। बट यहां पर मैं आपको देता हूं सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग में सबसे अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि एंथ्रोपोलॉजी में अगर 10 साल के पेपर उठाओगे, 40 से 50% पेपर्स आपको रिपीटेड क्वेश्चंस में दिखेंगे। मतलब 560 क्वेश्चंस में से एक्चुअली में आपको 560 लिखने नहीं पड़ेंगे। आपको पता चलेगा कि यार ये तो मैं पहले लिख चुका हूँ, ये तो पहले आ चुका है, ये तो मैं पहले लिख चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हैं। सो अगर 40 से 50% क्वेश्चंस रिपीटेड ही हैं, तो आपको एक्चुअली में 560 लिखने ही नहीं, हो सकता है आपको 300 क्वेश्चन ही लिखने हो। तो 300 क्वेश्चन अगर 60 दिन में करने हुए, तो अब 5 रह जाएंगे सिर्फ एक दिन के। सो एक्चुअली में प्रैक्टिकली इट बिकम्स वेरी इजी, और इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टेप दैट यू कैन स्किप। इसको स्किप कर ही नहीं सकते हम। अगर कोई भी सीरियस कैंडिडेट होगा, इसको कभी स्किप नहीं करेगा, राइट। तो इस चीज में अब सवाल ये आएगा कि सर मैं पढ़ के लिखूं कैसे, मुझे पता ही नहीं है सर, बॉडी कैसे लिखनी होती है, कंक्लूजन कैसे लिखनी होती है। एक बात बड़ी सिंपल है, एंथ्रोपोलॉजी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। बॉडी और उसके बाद सॉरी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, 3 स्टेप्स हैं। आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में एक चीज का ध्यान रखना है, दैट यू आर आंसरिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सबसे बड़ी गलती जो 90% बच्चे करते हैं कंपटीशन में, जो हमें लगता है कंपटीशन, वो कंपटीशन नहीं होता। अगर आप कंपटीशन में बैठोगे, अपने आसपास के बच्चों के आंसर्स कभी पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन की डिमांड को आंसर ही नहीं कर रहे होते। वो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, ऊपर से एक ब्रीफ रीडिंग देते हैं, जो समझ में आता है उसमें से 2 कीवर्ड उठाए, पूरे क्वेश्चन में 2 बार कहीं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दिख गया, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मुद्दा उठा लिया, और वहीं पर हमारा हिंदू का सिस्टम का स्ट्रक्चर बना दिया, पिरामिड बना के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया, और सीधा लिखना शुरू हो गए। इसका मतलब अभी वो डायमेंशन तो समझे ही नहीं कि यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा है। अगर यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, या फिर सोशल सर्टिफिकेशन का इंडिया में फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की तो हमने बात ही नहीं करी आंसर में। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझते हुए सही स्ट्रक्चर में अपने PYQs को हम लिखना शुरू करेंगे। आंसर्स जो ऑलरेडी टॉपर्स के पढ़े हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे क्वेश्चंस पढ़े हैं, आप वहां से देख सकते हो, और उनके आंसर से इंट्रोडक्शंस को आप निकाल सकते हो, कैसी इंट्रोडक्शंस हैं, किस तरह से वो क्रिस्प फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम कंटेंट कैसे लिखते हैं, कैसे इन्फोग्राफिक यूज़ करते हैं, कहाँ पर डायग्राम यूज़ करते हैं, डायग्राम को लेबल करते हैं नहीं करते, एग्जाम्पल को या केस स्टडी को हाईलाइट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें देखते हुए अच्छे तरीके से ईमानदारी से PYQ लिखने हम शुरू करेंगे। और PYQs लिखते समय हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे PYQs एक कंसिस्टेंट क्वालिटी के हों। ऐसे ना हो कि पहले 10 PYQ लिखते वक्त तो बहुत जोश था, और जब आगे आगे गाड़ी चली तो हम खुद ही थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए, और हमने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वी आर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। अगर वो होगा तो फिर ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है। तो हमने कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ साथ आंसर सारे के सारे लिखने शुरू कर देने हैं। वी विल इंश्योर द बेसिक स्ट्रक्चर, एंड वी विल इंश्योर दैट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज आंसर्ड। सो विद दिस वी हैव रीच्ड स्टेप नंबर 4। 4 स्टेप्स हमारे कवर हो चुके, एंड हेयर कम्स द लास्ट एंड द मेजर स्टेप विच विल लीड अस टू परफेक्शन। यहां पे हम परफेक्शन की तरफ पहुंचेंगे, राइट। स्टेप नंबर 5 में अगर आप
कंटेंट पढ़ चुके हो, अगर आप PYQ लिख चुके हो, कंटेंट पढ़ते पढ़ते अब रिवीजन की जब बारी आएगी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा उसी कंटेंट में परफेक्शन, जितना ज़्यादा रिवीजन उतने ही बेटर एक्सप्रेशन ऑफ योर आंसर्स, जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा रिटेंशन, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतना कम टाइम लगेगा आंसर को अटेम्प्ट करने में। हमें ये याद रखना है कि एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन को या फिर एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मार्क्स के लिए हमें 7 मिनट का समय मिलेगा और 20 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें 13 या फिर मैक्सिमम 14 मिनट का समय मिलेगा। मतलब हमें चाहते ना चाहते लगभग 22 टू 23 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आंसर में शब्द लिखने पड़ेंगे। नाउ टू मेंटेन दैट you have to keep all the content in your mind ready that it can be expressed. And how will be it ready? Only when there are enough revisions that have happened. Enough revisions अगर हैं तभी वो चीज़ें दिमाग में आएंगी, तभी लिख पाओगे, तभी एक्सप्रेस कर पाओगे। तो रिवाइज, but not just revision. At one point of time we will start testing ourselves also. राइट। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हम टॉपिक को रिवाइज करें, टॉपिक को चाहे टॉपिकल रिविजन्स कर लें, पेपर वाइज रिविजन्स कर लें, ओवरऑल रिविजन्स कर लें। उसके बाद सिमिलरली हम टेस्ट सीरीज भी देनी शुरू कर दें। मतलब अगर हम सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लिखनी शुरू कर दें। अगर हम पेपर वाइज पढ़ रहे हैं रिविजन तो पेपर वाइज टेस्ट करना शुरू कर दें अपने आप को। ओवरऑल रिविजन्स के बाद FLTs में फुल लेंथ टेस्ट में अपीयर करना शुरू कर दें। अपने आप को देखें, अपने आप को इवेल्युएट करें। राइट, दिस विल बी आवर फाइनल स्टेप। तो यहां पर हमने 5 स्टेप्स की बात करी है और मैं पांचों स्टेप्स एक बार यहां तक पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लास्ट चीजें एक दो जो बची हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। राइट, तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने बात करी PYQs पे नजर मारना। ये बहुत लंबा टाइम नहीं लगना इस चीज को, तो ये ऐसा एक्टिविटी नहीं होगा जिसमें आप 10 दिन लगाएंगे, इसमें आप 2 से 3 दिन मैक्सिमम ले सकते हैं। PYQs को समझें, डायरेक्शन समझें, डायमेंशन समझें, डेप्थ समझें, फिर अपनी किताब उठाएं और अपनी किताब को पढ़ना शुरू करें, विच इज स्टेप नंबर 3, कंटेंट का पढ़ना। राइट, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सोर्सेज की बात कर लूंगा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। तो सोर्सेज में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से कई बार क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरह से उनको कवर किया जा सकता है। राइट, तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट वीडियो। बट थर्ड स्टेप इज, जो भी कंटेंट आपका है, चाहे आप किसी पेड क्लासेस में इनरोल्ड हैं, आप पेड क्लासेस का कंटेंट रीड करना शुरू कर दें, लेक्चर्स देखने शुरू कर दें, या फिर अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अपना कंटेंट पढ़ना शुरू कर दें। कंटेंट पढ़ते समय मैंने आपको बताया कि अगर आप बिल्कुल नए हैं एंथ्रोपोलॉजी के साथ तो एडवाइजेबल है कि NCERTs में बेसिक सोशो पढ़ लें, बेसिक बायोलॉजी पढ़ लें, तो आपको एक बेस क्रिएट हो जाएगा। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आसान लगेगी इनिशियली, और जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग और आसान लगेंगे। राइट, इसके साथ साथ नोट्स को बनाना है आपने। सो इट इज नॉट जस्ट रीडिंग द कंटेंट, इट इज टू क्रिएट योर नोट्स एज वेल। नोट्स हैव टू बी हैंड रिटन। मतलब आई वुड रिकमेंड इफ दे कैन बी हैंड रिटन, पेन पेपर के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, नोट्स के बाद हम इनको शॉर्ट नोट्स में भी तब्दील करेंगे, बट इस स्टेज पर नहीं, आगे आने वाली स्टेज के ऊपर। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 विल बी दैट वी विल look at PYQs and we will start writing PYQs now। अपने खुद के हाथों से कंटेंट को पढ़ने के बाद PYQs सॉल्व करने शुरू कर देंगे। और इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है, PYQs सॉल्व्ड की हज़ारों किताबें आती हैं ऑनलाइन, बहुत कुछ पढ़े मटेरियल मिल जाएगा आपको, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने भी अपनी किताबें निकाली हैं जो सॉल्व्ड PYQs देते हैं। माई रिक्वेस्ट इज प्लीज़ रिफ्रेन। आई एम नॉट सेइंग कि वो कंटेंट अच्छा नहीं डाल रहे, ऑब्वियसली पीपल आर वर्किंग हार्ड टू मेक दोज बुक्स, उसमें भी कंटेंट अच्छा होगा, बट आई वुड वांट यू टू वर्क हार्ड। और मैं चाहूँगा कि जो आप आंसर लिखें वो आप अपने नोट्स में से निकाल के आंसर लिखें, ना कि अपने नोट्स अपने हाथों से बनाए फिर आंसर लिखते वक्त किसी और किताब की आपने हेल्प ले ली। मतलब आपका कंटेंट के ऊपर तो भरोसा ही नहीं रहा, आपने अपने कंटेंट को तो देखा ही नहीं, किसी और के कंटेंट से देख के आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हो। तो अपने कंटेंट के ऊपर बेस्ड आंसर्स लिखना शुरू कर दें। ये एक्टिविटी बहुत अहम होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, बट इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। दिस विल बी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के बाद आखिरी स्टेप की हमने बात करी थी कि हम रिवाइज करेंगे, और बार बार रिविजन्स के साथ साथ एक पॉइंट पर आकर हम इसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। तो रिविजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ हम टेस्ट्स करने शुरू कर देंगे। जिस तरह से रिविजन उस तरह से
टेस्ट्स। 5 स्टेप की बात हुई थी। 5 स्टेप अगर आपने ईमानदारी से पूरे कर लिए, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अचीवमेंट अनलॉक कर जाओगे। और अचीवमेंट आपकी क्या होगी? इस एफर्ट से, इन 5 स्टेप से आप लगभग 250 मार्क्स अचीव कर सकते हो। यू विल बी समवेयर क्लोज टू 220 to 250 विद दिस एफर्ट, राइट। तो आपका जो एक एवरेज स्कोर है वो तो आप यहां तक मेहनत करोगे तो एवरेज स्कोर आप अचीव कर जाओगे। अब सवाल आपका ये आएगा कि सर एवरेज स्कोर के लिए एंथ्रोपोलॉजी तो लिया नहीं था, एवरेज स्कोर तो अचीव हो जाएगा। बट देखो, यही सवाल मेरा बार बार आप लोगों से है कि डायरेक्टली वी कैन नॉट जंप ऑन 300। यस, एम यही है, पहुंचना यहीं तक है, बट उससे पहले हम अपने आप को सिक्योर करके 250 तक पहुंचाएं। 250 के बाद देन जो अगले 50-60 नंबर हैं, उनसे किस तरह से लड़ना है, उनको कैसे अचीव करना है, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। देखो, अगर सिंपल सी बात बताऊं, मैं यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी में ट्रेंड रहा है कि 5 में से एक डिसेंट एवरेज आंसर भी लिख दोगे, जिस एवरेज आंसर में आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया, जिसमें आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर को इंश्योर कर दिया, मतलब इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी होगी, कंक्लूजन होगी। अगर आपने ये दोनों चीज़ें इंश्योर कर दी तो 10 में से 5 से 5.5 नंबर आप अचीव कर सकते हो। बट अब टॉपर इतने अचीव नहीं कर रहा। टॉपर क्या कर रहा है? टॉपर यहीं पे उसी कंटेंट के ऊपर थोड़ी सी और मेहनत कर लेता है, राइट। वो मेहनत कैसे करता है अगली वीडियो में बात कर लेंगे। बट टॉपर के बारे में अगर मैं बताऊं तो टॉपर यहां से अलग क्या करता है? टॉपर इन्हीं क्वेश्चंस में अपना स्कोर 7 से 8 तक अचीव कर लेता है। और अगर वो 7 से 8 अचीव कर लेता है तो वो फिर 300 का आंकड़ा पार कर जाता है। और हज़ारों ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिनके 3-3 अटेम्प्ट्स रहे थे, उन्होंने समझा वैल्यू एडिशन को, तरीके से वैल्यू एडिशन करी, अपने बेसिक्स को इंश्योर किया, 250 तक इंश्योर कर रहे थे, 250 के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के स्कोर में 310, 305, 320 तक भी अचीव किया। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, दैट यू कैन एक्चुअली अचीव 310, 320, जिसमें अगर थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस करी है इंप्लीमेंट हो जाए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाए, तो ये अचीवेबल है, पॉसिबल है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको डायरेक्शन मिली होगी, आपका स्ट्रैटेजी में थोड़े से सॉल्यूशंस आपके आए होंगे, थोड़ा सा सॉर्टेड होंगे अब इस वीडियो के बाद। और अगर इसमें आपको कोई स्पेसिफिक और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल में मैं बहुत सारा कंटेंट एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। करंट अपडेट शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यूज़पेपर में आती हैं जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, बट हम कई बार उस पर ध्यान नहीं देते। बट क्योंकि मैं काफ़ी समय से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ डायमेंशंस को, तो मैं उन टॉपिक्स को इसमें ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि किसी का भी वो टॉपिक मिस ना हो और वो कवर हो जाए। बहुत जल्द मेरा एक नया बैच भी शुरू होगा, तो बैच की डिटेल्स के लिए भी आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हो। उसमें जो भी डिटेल्स होंगी आपको सारी शेयर कर दी जाएंगी। एंड थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ दीक्षांत शर्मा and I hope you really enjoyed watching this video till this point. Thank you and take care.